हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। एक्चुअली ये टाइम अपना इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इतना अपने लिए स्टडी के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हमने अपना फोकस हटा लिया तो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बेकार आ सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोगों को मेरी तरफ से जितना भी हेल्प हो सके वो मिल सके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। मैं जानती हूँ इसके बारे में सब लोग जानते हैं, सभी को पता है कि जो आईपीसी है वो कहाँ अप्लाई होती है। कंप्लीट इंडिया में, होल ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल होती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको मेंस में लिखेंगे या इंटरव्यू में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पे आंसरिंग करेंगे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है या यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होती है, उसके बारे में हमको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उसका कंफ्यूजन जो है उसको दूर किया जा सके। देखिए, आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये कहाँ पे लागू हो सकती है। तो इसके लिए हमने सेक्शन 1 पढ़ा। मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज चलूँगी, हम सेक्शन और रेफरेंस से अदरवाइज कहीं जाकर के बात नहीं करेंगे। सेक्शन 1 आपकी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि कहाँ कहाँ आईपीसी एप्लीकेबल होती है। देखिए, एप्लीकेबल कहाँ होती है ये हम इधर लिखते जाएंगे, और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है इसको हम यहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1। देखिए, सेक्शन 1 ये कहता है कि आईपीसी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होती है। ऑल्दो 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था, उससे पहले जम्मू कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं होती थी। तो जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे रणवीर दंड संहिता चला करती थी, आईपीसी वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं रखती थी। बट जब से एक्ट आया, जम्मू कश्मीर यूनियन एक्ट 2019, एक्ट नंबर 34 स्केड्यूल 5, तब से हमारे जो आईपीसी है इसको एप्लीकेबल कर दिया, और इसका एप्लीकेबिलिटी की जो डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 2019। ये आपकी डेट थी एप्लीकेबिलिटी की, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था अगस्त में। लेकिन जब हटाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया। लॉ में जब तक एक्सप्रेस वे में इसको अप्लाई नहीं किया जाए, हम अप्लाई नहीं मान सकते। तो वो जो डेट है एप्लीकेबिलिटी की वो है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी इसे एप्लीकेबल कर दिया गया था। सेकंड जो क्लॉज है वो सेकंड क्या कहता है कि जो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में जो एक्ट किए जाते हैं, एक्ट्स those are committed with criminal intention, that means ऐसे एक्ट जो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किए जाते हैं, एक्टर्स नॉन पैसिव मिसी मैंसिट्रिया। जस्टिस होप ने भी ये कहा था कि कोई भी कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑल्दो इसके हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं, बाइगेमी है या आपका पब्लिक न्यूसेंस है या किडनैपिंग है, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे जो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जो एक्ट किए जाते हैं, आईपीसी अपना इफेक्ट वही रखता है। अगर इसके एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो विदाउट इंटेंशन अगर कोई एक्ट कमिट किया जाता है तो आईपीसी अपना इफेक्ट वहाँ पे नहीं रखता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी जो है वहां पे सेक्शन 2 देखिए इसकी बात करता है कि इंडियन टेरिटरी जो है जहां पे इंडिया का क्षेत्राधिकार है, जहां पे इंडिया का जुरिडिक्शन है, वहां पे अगर कोई एक्ट होता है, अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटित होती है, तो सेक्शन 2 ये कहता है कि उस पर जो जुरिडिक्शन होगा वो डेफिनेटली आईपीसी को ही होगा, चाहे से वो किसी ने भी क्यों ना किया हो, चाहे वो
विदर वो इंडियन ने कमिट किया है, डजंट मैटर। यहाँ पे इंडियन टेरिटरी की बात की है। सेक्शन 2 लोकल टेरिटरी की बात करता है कि जहाँ पे इंडिया में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसका जो जुडिक्शन होगा ट्रायल का वो इंडियन पिनल कोड ही होगा। इसके लिए अपने पास एक केस भी है, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1957 SC। देखिए इस केस में कहा गया था कि जहां पे घटना घटित होती है, न्याय क्षेत्र भी यानी कि जुरिडिक्शन, दैट मींस जो राइट बनता है वो भी किसका बनता है, IPC का। जहां पे घटना घटित हुई है वहीं पे उसका न्याय क्षेत्र होगा, ट्रायल वहीं चलेगा जहां पे घटना हुई है। अगर इंडिया में कोई घटना हुई है तो उसका ट्रायल भी IPC के उसमें ही चलेगा, ऑफेंसेस यहीं के कंसीडर किए जाएंगे, ट्रायल के लिए CRPC ही इफेक्ट में आएगी। सो गाइस ये आपके अप्लाई होने के लिए है कि कहाँ पे अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कहाँ ये अप्लाई नहीं होती है, IPC कहाँ अप्लाई नहीं होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि कंप्लीट इंडिया में एप्लीकेबल होती है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होती है, लेकिन इवन सॉरी यहाँ पे एक टॉपिक और बच गया अपना, वो टॉपिक है कि आउट ऑफ इंडिया में भी ये एप्लीकेबल होती हैं। आउट ऑफ इंडिया सेक्शन अंडर सेक्शन 3 एंड 4। देखिए सेक्शन 3 एंड 4 ये कहता है कि आउट ऑफ इंडिया, अभी हमने बात की कि इंडियन टेरिटरी में जहाँ पे भी कोई ऑफेंस कमिट होगा वहाँ IPC एप्लीकेबल होगी, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में भी सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग्स में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो IPC ही अप्लाई होगी। तो इनको हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं। सेक्शन 3 की जो 3 कंटेंट्स हैं, सेक्शन 3 इसमें हम 3 कंटेंट की बात करेंगे। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडियन है या फॉरेनर है या NRI है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है जिस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, जिस पर IPC एप्लीकेबल हो सकती है, चाहे वो इंडिया के परे क्यों ना किया गया है, इंडिया के बाहर क्यों ना किया गया है, वहाँ पे डेफिनेटली सेक्शन 3 के उसको वो करते हुए, सेक्शन 3 को कंप्लाइंस करते हुए हम उस व्यक्ति को इंडिया में ही ट्रायल के लिए लाएंगे और IPC ही वहाँ पे अप्लाई होगा। और सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 4 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये भी आउट ऑफ इंडिया की ही बात करता है कि कब आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है जहाँ पे IPC ही अप्लाई होगी। तो देखिए कोई इंडियन अगर कहीं बाहर जाकर के कोई ऑफेंस कमिट करता है, इंडिया का कोई नागरिक है, भारत का कोई नागरिक है और वो बाहर जाकर के ऑफेंस कमिट कर रहा है तो फिर IPC ही अप्लाई होगी अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1। अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये कहता है, ये 1 की बात है, और 2 ये कहता है कि जो इंडियन वेसल्स वगैरह हैं या फिर शिप हैं, तो ये इन सब पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। आपने काबुल वाला केस सुना भी होगा कि कुछ टेररिस्ट एक इंडियन प्लेन को हाईजैक करके काबुल में ले गए थे और वहाँ से अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए लगातार इंडियन गवर्नमेंट पे अपना दबाव बना रहे थे। तो वो क्या था, वो एक्चुअली ये इसलिए माना गया है क्योंकि ये इंडियन प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट ऑफेंस माना जाता है। अब उस इंडियन प्रॉपर्टी अगर कहीं पे भी सिचुएटेड है, उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है, एनी पर्सन, क्लॉज 2 में भी एनी पर्सन है, तो अगर एनी पर्सन यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रायल चलाया जाएगा और इंडियन पिनल कोड के ही उसके ऑफेंस जिस अकॉर्डिंग उसमें ऑफेंस हुआ है उसी अकॉर्डिंग सेक्शन इम्पोज हो जाएंगे। इसका क्लॉज 3 ये कहता है कि जो इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, अगर इनको टारगेट करते हुए और कहीं बाहर से कोई व्यक्ति अगर ऑफेंस कमिट करता है तो चाहे से वो ऑफेंस वहां से बैठ करके किया जाए, लेकिन अगर इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज को निशाना बनाते हुए उनको टारगेट करते हुए अगर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो भी IPC अप्लाई होगी। ये जो प्रोविजन आया था वो आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, 2000 का जो एक्ट था इससे इसको इंसर्ट किया गया था। यहाँ पे ये जो प्रोविजन आया था वो IT एक्ट 2000 के थ्रू आया
गाइस ये आपका जहाँ पे आईपीसी अप्लाई होती है, अब कहाँ अप्लाई नहीं होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। देखिए सेक्शन 5 ये कहता है कि आईपीसी जो आर्मी, नेवी और ये जो होते हैं एयरफोर्स वगैरह, इन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन हमें सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि उन पर बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होती। नहीं, उन पे अप्लाई होती है यदि वो अपनी ड्यूटीज़ के बाहर आकर के कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ आईपीसी ही अप्लाई होगी। लेकिन हाँ, अगर वो ड्यूटीज़ को एनफोर्स करते हो, ड्यूटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उनसे कोई एक्ट कमिट होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है, तब यहाँ का जो आईपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं होता। उनका पर्सनल लॉ, जिसे कोर्ट ऑफ मार्शल कहते हैं, वो एप्लीकेबल होता है, या उनके अदर लॉज जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे जो बात करते हैं सेकंड प्रोविजन है आपका, कि हमने यहाँ पे बात की थी कि क्रिमिनल इंटेंशन के साथ अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो आईपीसी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, देखिए कोई भी ऑफेंस दोज आर कमिटेड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, उनको कमिट कैसे किया जा रहा है, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया जा रहा है, तो भी आईपीसी अपना इफेक्ट नहीं रखती है। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ कि आप उन एक्सेप्शंस को अलग हटा दीजिएगा, एक्सेप्शंस को यहाँ अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है आईपीसी में ऐसे जहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन अपना इफेक्ट नहीं रखता। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन लॉ। देखिए जो फॉरेन लॉ होता है वहाँ पे भी आईपीसी अपना इफेक्ट नहीं रखता। फॉरेन लॉ यानी कि विदेशी विधि के अंतर्गत होने वाले जो कार्य होते हैं, कोई भी एक्ट जो फॉरेन लॉ में पनिशेबल है या फॉरेन लॉ के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे भी आईपीसी कभी भी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट कस्टम्स पे, कस्टम्स एंड यूजेस। देखिए कोई भी ऐसे रूढ़ी हैं या कोई प्रथाएं हैं जिन पे जहाँ पे आप जो है कोई कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये सेक्शन 494, 495 से क्लियर होता है। वहाँ पे भी ये कह रखा है कि अगर आपके कस्टम्स अलाउ करते हैं तो बाइगेमी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बाइगेमी नहीं माना जाएगा। लेकिन कब, जब आपके कस्टम्स और यूजेस आपको अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं। नंबर 5 है स्पेशल लॉ। देखिए आईपीसी स्पेशल लॉ पे अपना इफेक्ट नहीं रखता है, क्योंकि स्पेशल लॉ पे जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। एक रूल भी है कि स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ पे इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है लोकल लॉ। देखिए यूपीजेडएलआर है, राजस्थान रेंट कंट्रोल है, एमपी रेंट कंट्रोल है, ये सारे जो प्रोविजन है यहाँ पे अपना जो आईपीसी है वो अपना इफेक्ट नहीं रखता। जैसे हम रेंट से रिलेटेड कोई मैटर ले लेते हैं, सपोज कीजिए किसी के घर में टीनेंट है और उसने अगर चीटिंग कर दी या किसी भी तरीके से उसको रेंट पे नहीं किया या रेंट में थोड़ा बहुत कमी कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, या उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका वायलेशन कर दिया, तो यहाँ पे जो इफेक्ट रखेगा चीटिंग के कंटेंट होने के बावजूद भी जो वहाँ पे अप्लाई होगा वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा, ना कि आईपीसी। आईपीसी सेक्शन 415, 420 अप्लाई नहीं होता, बल्कि क्या अप्लाई होता है, जो लोकल एक्ट होते हैं। ये इसको 7 पॉइंट को मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ गाइस, आप देख लीजिएगा। 7 जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन देखिए सेक्शन 82 एक्चुअली आईपीसी का एक ऐसा सेक्शन है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज प्रूव करनी होती है कि बच्चे की उम्र 7 साल से कम की है। सेक्शन 82 डॉलर कैपेक्स, अक्षम गुड़िया की संज्ञा जिसको दी गई है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी होती है, बच्चे की उम्र, अभियुक्त की उम्र। कि अभियुक्त की उम्र अगर 7 ईयर से कम है तो वहाँ पे उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि फिर भी उसको अपराध माना जाए, उसको हमेशा कभी भी अपराध नहीं माना जाएगा। जबकि जो व्यक्ति की परिभाषा दी है या जो मेल और फीमेल की डेफिनेशन दी है उसमें कह दिया किसी भी आयु का मेल, किसी भी एज का
हमेशा फीमेल अगर कोई है तो वो वहाँ पे उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 82 ये कहता है कि अगर 7 साल से कम का कोई बच्चा ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस होते हुए भी उसको ऑफेंस नहीं मानते और उस बच्चे को हम यहाँ पे कन्विक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये थोड़ा सा अलग है। देखिए जो सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, जो सिविल राइट्स होते हैं उनके लिए आप आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो सिविल राइट्स का वायलेशन आपका इंडिया में ही क्यों ना हुआ है। लेकिन फिर भी आप सिविल राइट्स की रेमेडी अगर पाना चाहते हैं तो आप इंडियन पीनल कोड को अप्लाई ना करते हुए उसका जो पर्सनल लॉ है उसके लिए जो स्पेशल लॉ जो दे रखा है वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो गाइस ये अपना आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए ताकि मेरे जो न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके आपको तुरंत से अलार्म मिलेगा, तुरंत से आपको इनके बारे में पता चलेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।